नमस्कार, गुड इवनिंग सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज हम एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, वो है राजस्थान का शुद्ध प्रशासनिक ढांचा। और इसमें हमारा अब एक ही मुद्दा बचा है अभी, तहसीलदार और पटवारी का, और बाकी हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। जितना भी टाइम लगेगा हमें, आधा घंटा, एक घंटा, या जितना भी कम टाइम लगे तो भी। तो जुड़ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं फिर आज की क्लास हमारी। गुड इवनिंग सभी को, सभी प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। जुड़े रहें साथ में, और लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और कोशिश होगी कि कल से आपकी जो क्लास है वो आपकी बिल्कुल लाइव होगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक प्रीमियर हो रहा था, लेकिन मैं आपके साथ में तो लाइव मौजूद ही था, लेकिन एक प्रकार से कागजी रूप से लाइव शुरू हो जाएगी। यहाँ मैं आपके साथ में तो हूँ ही, कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो अब तक हमने पढ़ लिया है टी शर्ट बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है टी शर्ट क्या? चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अब तक हमने यहां तक पढ़ लिया था दंड नायक के रूप में एसडीओ के कार्य और निर्वाचन संबंधी कार्य। अब हम लोग बात करते हैं तहसीलदार के रूप में। देखिए तहसीलदार जो है ना, यहां पर जो शब्द है ये मुगलों के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था। तो ये जो शब्द है ये मुगल काल से आया हुआ है। यह शब्द जो है कहाँ से आया हुआ है? यह शब्द मुगल काल से आया है। यह शब्द मुगल काल से आया है। अब ये शब्द मुगल काल से आया है, और एक प्रकार से प्रशासन की सबसे निचला स्तर है, ठीक है। और तहसील का नियंत्रणकर्ता कौन होता है? तहसीलदार ही होता है, ठीक है। तो कौन सा शब्द आया है? तहसील शब्द की बात कर रहे हैं हम लोग। जो तहसील जो शब्द है, ये वाला जो शब्द है, ये कहाँ से आया है? ये मुगल काल में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। मुगल काल में ये शब्द ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। अब ये क्या करता है कि राजस्व इकट्ठा करना और जमीन से जुड़े हुए कोई सामान्य जो मुकदमे हैं उनकी सुनवाई करना, या जमीन का जो भी अभिलेख वगैरह है उनको सुरक्षित रखने से संबंधित ये सारे काम जुड़े हुए हैं। ये एक अरबी शब्द है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और एक प्रकार से सरकारी माल गुजारी वसूल करने से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। सरकारी माल गुजारी मतलब जो भी पैसा आ रहा है वो इकट्ठा करके किसको देना? गवर्नमेंट तक पहुंचाना। ये एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। तहसीलदार जो है राजस्थान तहसील सेवा का अधिकारी होता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। तहसीलदार कौन होता है? तहसीलदार राजस्थान तहसील सेवा का अधिकारी होता है, आरटीएस होता है, ठीक है। राजस्थान तहसील सेवा का अधिकारी होता है। राजस्थान तहसील सेवा का अधिकारी होता है। अब ये जो व्यक्ति है राजस्थान तहसील सेवा का अधिकारी होता है। हालांकि भर्ती जो है वो आरएस के थ्रू होती है, लेकिन जो है इस व्यक्ति को आप ना ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ आरएस तो बोला जाता है इस व्यक्ति को बिल्कुल, लेकिन इसकी नियुक्ति जो है ना वो राजस्व मंडल करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। और तहसीलदार का सहायक कौन होता है? तहसीलदार का सहायक होता है नायब तहसीलदार, ठीक है। तो यहाँ भी आप ध्यान में रखना, तहसीलदार का सहायक नायब तहसीलदार होता है। तहसीलदार का सहायक नायब तहसीलदार होता है। नायब तहसीलदार होता है।
मतलब सबसे पहले क्या है, नायब ही लगाते हैं। तहसीलदार जो भी चुने जाते हैं ना, उनको सबसे पहले राजस्व मंडल नायब ही लगाता है, उसके बाद में प्रमोट करके क्या बना देते हैं, उसको तहसीलदार बना देते हैं थोड़े से टाइम के अंदर, 2-1 साल के अंदर, ठीक है। 2 साल में वो फिर मतलब जो तहसीलदार के पद पे आता है वो सबसे पहले नायब चुना जाता है और उसके बाद में तहसीलदार बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसकी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। कार्यपालक, मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, दंडनायक, उप कोषाधिकारी, पंजीयन अधिकारी, ये सारे काम जो हैं इसके होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। इसकी जो भूमिका है, भूमिका किस किस के रूप में है, भूमिका जो है इसकी, भूमिका में लिखना है आपने राजस्व अधिकारी के रूप में। राजस्व अधिकारी जो भी भूमिका है इसकी, राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आज इस टॉपिक को अपन खत्म कर देंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो गया, दंड नायक हो गया, दंड नायक तो हो ही गया। उप पंजीयन अधिकारी अभी बता दूंगा आपको, पंजीयन अधिकारी के रूप में भी काम करता है ये व्यक्ति, पंजीयन अधिकारी। और न्यायिक अधिकारी भी हो गया, ठीक है, न्यायिक अधिकारी। कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती है न्यायिक अधिकारी, लेकिन पूर्ण न्यायिक नहीं होती है, ध्यान रखना, पूर्ण न्यायिक शक्तियां नहीं होती है, अर्ध न्यायिक होती है। न्यायिक अधिकारी हो गया। इसके बाद में अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, अतिक्रमण वगैरह हटाना हो तो सामने तक तहसीलदार ही पहुंचते हैं, मामला ज़्यादा बिगड़ जाए तो एसडीएम पहुंच जाता है, ठीक है। अतिक्रमण निरोधक अधिकारी। और प्रोटोकॉल अधिकारी जरूर याद रखना, भी प्रोटोकॉल पूरे करवाते हैं, कोई भी वीआईपी वगैरह आते हैं तो प्रोटोकॉल पूरा करवाने की जिम्मेदारी होती है। प्रोटोकॉल अधिकारी, प्रोटोकॉल अधिकारी मतलब जो भी उनके संदर्भ में जो भी कायदे कानून हैं उनको रिसीव करना है, कुछ भी करना है, सारी चीज़ें प्रोटोकॉल वगैरह पूरे करवाने, व्यवस्था पूरी करवाने की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद में निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी काम करता है ये व्यक्ति, निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम जो इसकी मदद से काम करता है, निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन अधिकारी, पशु गणना अधिकारी, पशु गणना अधिकारी, ये सारे एग्जीक्यूटिव वर्क हैं सारे, ठीक है, इनको करने पड़ते हैं। और जनगणना अधिकारी, जनगणना अधिकारी, की भूमिकाएं निभाता है, की भूमिकाएं निभाता है, ठीक है। क्लियर होगी बात है। अब थोड़ा नियुक्ति के बारे में बता देता हूं। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व सेवा मंडल करती है, ठीक है। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व सेवा मंडल द्वारा की जाती है। तहसीलदार की नियुक्ति आरपीएससी नहीं करती है, आरपीएससी एग्जाम करवाती है, राजस्व मंडल को दे देती है कि ये लीजिए आपके पद, ठीक है, ये इतने लोग चुने हुए हैं, ये अब आपके हवाले हैं। उसके बाद में राजस्व मंडल क्या करेगा, उनकी अपॉइंटमेंट करेगा अपने हिसाब से, और जहां जहां उसको लगेगा वहां वहां उसकी नियुक्ति होगी। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा की जाती है, जैसे पटवारी की होती है ना, राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। राजस्व मतलब जो प्रॉपर आरएस के पद है ना, उनको छोड़कर बाकी जो है वो सब अपने अपने डिपार्टमेंट को बांट दिए और वो सब अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा होती है। क्लियर होगी बात। तो कोई गलती से भी आरपीएससी मत कर देना, गलत हो जाएगा। उसके बाद में इनका प्रशिक्षण होता है, ठीक है, प्रशिक्षण होता है, 18 माह का प्रशिक्षण होता है। 18 माह का जो प्रशिक्षण है वो होता है इनका राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टोंक। तहसीलदारों का 18 माह का, जैसे एसडीओ में मैंने बताया था कि वहां कोई खास प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है, वो पद पे नियुक्ति होती है और पद में ही नियुक्ति के समय ही उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। लेकिन यहां पर जो है तहसीलदारों की 18 माह के लिए का 18 माह प्रशिक्षण, 18 माह प्रशिक्षण होता है। 18 माह का प्रशिक्षण होता है जिसमें इनको भेजा जाता है राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय। राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय बना हुआ है टोंक,
राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टोंक, क्लियर होगी बात। इसमें इनको जो है कुछ फौजदारी प्रक्रिया और भारतीय दंड संहिता कानून इनके बारे में जो है बताया जाता है, राजस्थान काश्तकारी कानून, भू राजस्व अधिनियम, इनके बारे में ज्ञान करवाया जाता है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद में जो है और क्या क्या आता है अभी, और प्रशिक्षण जब हो जाता है तो उसके बाद में नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति होती है, ठीक है। प्रशिक्षण के बाद नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति, प्रशिक्षण के बाद नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्ति होती है। प्रशिक्षण के बाद नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्ति, नायब तहसीलदार नियुक्ति, और के रूप में नियुक्ति, और बाद में 2-1 साल रुककर क्या कर देते हैं, उसको तहसीलदार के रूप में अपॉइंट कर देते हैं। तो एक प्रकार से वो सीखता रहता है उसके रूप में, नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्त, ठीक है। प्रशिक्षण होते ही बाद में उसका प्रमोशन होकर चलता रहता है। और जो भी नियुक्ति होगी राजस्व मंडली करेगा, अपने हिसाब से ही करेगा, ठीक है। और इसके काम किससे मिलते जुलते हैं, इसके काम उपखंड अधिकारी से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तहसीलदार के जो कार्य हैं उपखंड अधिकारी से मिलते जुलते हैं, तहसीलदार के कार्य उपखंड अधिकारी से मिलते जुलते हैं, उपखंड अधिकारी से मिलते जुलते हैं। कई बार जो है तहसीलदार को उपखंड अधिकारी की जगह भी लगा दिया जाता है, कार्यभार सौंप दिया जाता है, लेकिन उसके पास वो जुडिशियल पावर नहीं आती है जो उसके पास होती है, ठीक है। वो सिर्फ एग्जीक्यूट करने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता है, लेकिन पूर्ण शक्ति नहीं आती है उसके पास में। कई बार ऐसा भी होता है जब पद खाली होते हैं तो उसकी जगह भी लगा देते हैं, ठीक है। तहसीलदार के कार्य उपखंड अधिकारी से मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते हैं। उसके बाद में जो है एक प्रकार से ये व्यक्ति जो है व्यवहारिक तौर पर ज्यादा काम करता है। वहीं आप एसडीओ को देखते हो, एसडीओ जो है पर्यवेक्षण का काम ज्यादा करता है, एसडीओ जो है पर्यवेक्षक और नियंत्रण का काम करता है, यह व्यक्ति व्यवहार के रूप में कार्यों को अंजाम देता है। भाई जो भी जितना निचले स्तर पे आएगा वो व्यवहारिक उतना ही ज्यादा रहेगा, और जो जितना ऊपर वाले पद पे रहेगा उसके पास जिम्मेदारी ज्यादा होगी लेकिन फील्ड का काम कम होगा। जैसे पुलिस विभाग है, अब पुलिस विभाग में कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल ही एक्चुअल में क्या करता है, व्यवहारिक रूप में अंजाम देता है काम को, ठीक है। सीआई थोड़ी ना काम देता है, एसपी थोड़ी ना फील्ड में जाके जो है लोगों के बीच में या ट्रैफिक वहां पे खड़ा हो जाएगा, ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा या कोई भी व्यवस्था बनाएगा, वो निर्देश देने का काम करता है। तो यहां से व्यवहारिक काम शुरू हो जाते हैं, ठीक है, एक प्रकार से। और भू राजस्व अधिकारी के रूप में अगर अपन बात करें, भू राजस्व अधिकारी, भू राजस्व अधिकारी, तो भू राजस्व अधिकारी के रूप में क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, भू राजस्व अधिकारी के रूप में। हाँ, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं भी, सभी प्यारे हमदम के। कोशिश है कि कल से आपका मैं जो है बिल्कुल एकदम साक्षात लाइव उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक है। कोई भी बच्चे को चिंता नहीं करनी है। प्रत्येक गांव की भूमि, उसका खसरा, ध्यान रखना क्या क्या काम है। प्रत्येक गांव की भूमि, प्रत्येक, अब ये खुद नहीं करता है, पटवारी की मदद से काम करेगा। पटवारी कानून को जितने भी लोग होते हैं तहसील में, प्रत्येक गांव की भूमि का खसरा। आजकल तो क्या है कि सब ऑनलाइन हो गया है, तो आजकल जो है पटवारी का काम बचा ही नहीं, वो रिश्वत वाला काम ही नहीं बचा। पहले पता नहीं चलता था लोगों को, ठीक है, कि इतने की रसीद कटेगी, इतने की क्या होगा, कुछ और बोल के पैसे फालतू ले लिए जाते हैं। आजकल सारा काम ऑनलाइन होता है, 1 रुपए की रिश्वत नहीं देनी पड़ती है। कुछ मामलों को छोड़कर जहां पर जो है जो मतलब भ्रष्टाचार ज़्यादा है, लेकिन सामान्यतः जो है अब कम हो गया, मतलब ऑनलाइन होने की वजह से बहुत फर्क पड़ गया। प्रत्येक गांव की भूमि का खसरा, नक्शा, नक्शा नामांतरण, नक्शा नामांतरण, नामांतरण मतलब हो गया कि भाई पिता के बाद में जमीन किसको मिलेगी, ठीक है, उसका सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, आदि अभिलेख तैयार करवाना, आदि अभिलेख तैयार करवाना, आदि। अब कई बार होता है ना कि जमीन को नपवाते हैं, तो किससे नपवाते हैं, पटवारी से नपवाते हैं, ठीक है। तो पटवारी नापता है जमीन को, तो
तैयार करवाना। तो जो भी होता है वो अपडेट करता रहता है। और उधर जो है तहसीलदार के साइन और साइन लगते हैं और स्टैंप लगती है उनकी। सारे काम जो नीचे लोग होते हैं वो करते हैं, और एक व्यक्ति साथ में नीचे जो होता है वो वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट सही है नहीं सही है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट खुद तो वो व्यक्ति देख नहीं सकता। तो जब भी आप कभी किसी की ज़मीन नाम करवाओगे, तहसील में जाओगे, तो आपको खुद पे खुद भी ये चीज़ें पता लग जाएगी कि आपका सारा जो है, पहले क्या होता है, पूरा डेटा चढ़ता है, पूरा डेटा ऑनलाइन चढ़ता है, आपके रसीद वो आपका ऑनलाइन पैसा जमा होता है, फिर सारे डॉक्यूमेंट निकलते हैं। सारा डॉक्यूमेंट निकलने के बाद में पूरा चिट्ठा जब बन जाता है, वो पूरा तैयार हो जाता है कि अब जो है फाइनल इसको रूप दे देना है। तो उसके बाद में क्या होता है कि ऑनलाइन चढ़ा दिया आपने, सारा सब कुछ कर दिया, तो एक लिमिट पे आके वो चीज़ रुक जाती है वहाँ पे। उसके बाद में आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो जो हार्ड कॉपी है निकल कर तहसीलदार के पास जाएंगे। तो तहसीलदार से नीचे जो भी लोग होते हैं ना, वो पूरा चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं उसको, ठीक है भाई, कौन कौन सहमत है, पहले किसके नाम थी, अब कौन कर रहा है, ये सारा देख लेते हैं। उसके बाद में फिर डायरेक्ट किसके नाम होती है, वहाँ भी वकील बैठते हैं, तो वकील भी अपनी तरफ से वेरीफाई करके देता है डॉक्यूमेंट। तो वहाँ भी तहसीलदार तक जब तक डॉक्यूमेंट पहुँचता है वो वेरीफाई हो जाता है। जैसे ही वो वेरीफाई हुआ, वेरीफाई होते ही वो साइन कर देता है। फिर दूसरे विभाग में जाते हैं, मतलब तहसील, या तो तहसील के अंदर ही होता है या तहसील के पास में होता है, लेखागार ऐसा कुछ होता है, वहाँ जाओगे, वहाँ जाते ही फिर आपका पूरा जो है डॉक्यूमेंट उसमें चढ़ा देते हैं पूरा, जो भी मतलब वहाँ जो एक लिमिटेशन लगी होती है वो आगे निकलकर पूरा ऑफिशियल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेसिंग चलती है। मतलब बीच में जो बैरियर आता है वो तहसीलदार की परमिशन के बाद में शुरू होता है, भाई गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं कोई अपनी मनमर्जी से नहीं कर ले, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और इसके अलावा भू अभिलेख और नक्शों को क्या रखना, सुरक्षित रखवाना, इसकी जिम्मेदारी होती है। भू अभिलेख, नक्शों, सूचनाओं। भू अभिलेख मतलब तहसील के अंदर जो भी भू लेख भी कह सकते हो, अभिलेख भी कह सकते हो, भू लेख, और नक्शों व सूचनाओं को संरक्षित रखना, सूचनाओं को संरक्षित रखना। क्लियर होगी बात। उसके बाद में आगे आता है नेक्स्ट, इसी श्रेणी में ही इसी श्रेणी में अगला आता है कि पटवारी कानून को भू निरीक्षक आदि के कार्यों पर नियंत्रण रखना। ये सब लोग नीचे होते हैं, ठीक है। पटवारी कानून को भू निरीक्षक, मतलब हमारी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी है, अगर सही काम सही तरीके से हो तो हमारा देश जो है वो कुछ ही टाइम में विकसित देश बन सकता है, क्योंकि व्यवस्था सारी है, सब कुछ है, कमी किसी चीज़ की नहीं है इस देश में। पटवारी कानून को भू निरीक्षक इत्यादि के कार्यों पर नियंत्रण रखना, इत्यादि के कार्यों का निरीक्षण व नियंत्रण। पटवारी कानून को, ये सब ऑफिशियल लोग हैं, सब ऑफिस में बैठते हैं वहीं पे ही। पटवारी का तो जानते ही हो, पटवारी के बारे में तो। और कोई भी नामांतरण आदेश है उसका निस्तारण करना, उसका निपटान करना, ठीक है। नामांतरण आदेशों का निपटान करना, नामांतरण आदेशों का निपटान करना। कोई जमीन किसी ने गलत तरीके से नाम करवा ली, किसी के ऑब्जेक्शन हो गया, कुछ और हो गया, या बाप से हड़प ली बेटे ने जमीन, या कोई जो है जमीन लेकर बाद में भी जो है सेवा नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा हो गया, तो नामांतरण रद्द भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। और भू राजस्व को इकट्ठा करवाना, ठीक है, भू राजस्व को इकट्ठा करवाना। भू राजस्व वैसे इकट्ठा करवाता पटवारियों से। भू राजस्व को आजकल तो ऑनलाइन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें ऑफलाइन कोई भी पैसा जमा नहीं होता। भू राजस्व को इकट्ठा करवाना पहले होता था, अब सब जो है डायरेक्ट सब चीज़ें हो गई है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होती आजकल। उसके बाद में भू राजस्व नहीं देता है तो उस पर जुर्माना लगाना। भू राजस्व ना देने वालों पर जुर्माना, मतलब जुर्माने का मतलब कि जुर्माना समझ रहे हो, भू राजस्व ना देने वालों पर जुर्माना।
क्लियर होगी बात? सिंपल है, आसान है, बिल्कुल बहुत सिंपल बातें हैं यहाँ पर, इतना ज़्यादा भारी भरकम नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में संपत्ति की नीलामी, कुर्की वगैरह जो है इसमें आदेश जारी करना। संपत्ति की नीलामी, कुर्की करना होता है ना, कुर्की, कोई व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पा रहा हो, ठीक है। चल अचल संपत्ति की नीलामी, ठीक है, चल अचल संपत्ति की नीलामी वगैरह। नीलामी, कुर्की, क्लियर होगी बात? उसके बाद में जो भी भू अभिलेख है उसका रिकॉर्ड यही तैयार करवाएगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बड़ा जो काम है तहसील का, सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है तहसील का, सबसे मोस्ट जो काम है वो यही है तहसील का, कि जमीन से संबंधित जो भी रिकॉर्ड है वो रखना, ठीक है। जमीन से संबंधित भाई तहसीलदार अगर तहसील के स्तर पे नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? कलेक्टर थोड़ी करेगा ये काम। कलेक्टर के तो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। वो इंडस्ट्रियल एरिया को संभाल रहा है, बाकी और भी चीज़ों का निरीक्षण कर रहा है, सब चीज़ों को संभाल रहा है, जिला योजना समिति में भी जुड़ा हुआ है, सभी चीज़ों में जो है कलेक्टर है। तो जमीन से संबंधित सारा काम इसी का आ गया, ठीक है। जमीन से संबंधित रिकॉर्ड तैयार करवाना, ठीक है, रिकॉर्ड तैयार करवाना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है इसका, ठीक है। अब जो भी है उसमें नक्शे वगैरह बनाना, सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कौन कौन से काम आते हैं? देखो प्रशासनिक, हाँ सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, सबको देख रहा हूँ भी, सभी बच्चे दिखाई दे रहे हैं मुझे, सब बच्चे बिल्कुल मैं आंखों से देख रहा हूँ सबको मैं। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बिल्कुल कल से जो है लाइव करने की कोशिश करेंगे। वैसे लाइव ये क्लास एक प्रकार से लाइव ही है, उधर हुई मैं आपके साथ में, ठीक है। मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ एक प्रकार से, तो यहाँ भी हूँ और कमेंट सेक्शन में हूँ, दोनों ही जगह में हूँ। उसके बाद में आता है सहायक पंजीयन अधिकारी के रूप में निर्वाचन नामावलियाँ तैयार करवाना। सहायक पंजीयन अधिकारी के रूप में, सहायक पंजीयन अधिकारी के रूप में, पंजीयन अधिकारी कौन था? एसडीओ था। सहायक पंजीयन अधिकारी के रूप में बताया था ना मैं, अधिकारी के रूप में निर्वाचक नामावलियां तैयार करना, निर्वाचक नामावलियां तैयार करवाना, निर्वाचक नामावली तैयार करवाना। प्रशासन से जुड़ा हुआ काम है। उसके है कि वर्ष में 4 माह क्षेत्र का दौरा करना और जनता से संपर्क बनाना। वर्ष में 4 माह क्षेत्र का दौरा, 4 माह क्षेत्र का दौरा करना, क्षेत्र का दौरा करना। उसके बाद में जनगणना कार्य में सहायता प्रदान करना, जनगणना कार्य में सहायता। आदेश कहां से आएगा? कलेक्टर के पास से आएगा। और इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी ऋण, अनुदान आदि वसूली वगैरह करना। कोई भी ऋण हो गया, अनुदान हो गया, ऋण, अनुदान, कोई भी सहायता राशि, वसूली कार्य। और इसके अलावा एक सबसे जो मोस्ट काम है, जो आप सब लोग जानते हो और अक्सर जाते हो, समझ तो आ रहा है ना सबको? मुझे कमेंट करके बताना भाई, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो आप? बनवाते हो नहीं बनवाते हो? निवास प्रमाण पत्र बनवाते हो ना? निवास प्रमाण पत्र बनवाते हो? भूमिहीन व्यक्ति का प्रमाण पत्र बनवाते हो? भूमिहीन व्यक्ति प्रमाण पत्र बनवाते हो?
आय प्रमाण पत्र बनवाते हो, EWS वाला बनवाते हो ना, तो ये सारे काम यहीं से बनते हैं, ठीक है। आय प्रमाण पत्र, EWS वाला प्रमाण पत्र इत्यादि जारी करना। अतिक्रमण के मामलों में यही व्यक्ति कार्रवाई करता है, ध्यान रखना, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई, अतिक्रमण का कोई मामला हो उसमें कार्रवाई करता है ये व्यक्ति, अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई, अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये हो गया तहसीलदार जी का काम, बस इतने काम तो बहुत है तहसीलदारी के। उसके बाद में तहसीलदार जी के नीचे कौन कौन होता है वो देखो। तहसीलदार जी के नीचे जो लोग काम करते हैं उनके बारे में देखो, कौन कौन कहाँ कहाँ कितने लोग हैं। हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस बोलते हैं उसको, मैं भूल गया वो बात याद आई थी। मैंने कहा था कि जब आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हो और बीच में जब बैरियर होता है तहसीलदार का, और साइन करने के बाद में आप रजिस्ट्रार ऑफिस बोलते हैं, वहाँ जाते हो आप, वहाँ जाकर पूरा काम होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब आता है तहसीलदार को सहायता कौन करता है। ठीक है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के, तहसीलदार के सहायक अधिकारी, सहायक प्राधिकारी लिख देता हूं। ठीक है, तहसीलदार के सहायक प्राधिकारी कौन कौन है देखो। तहसीलदार के सहायक प्राधिकारी में सबसे पहले तो नायब तहसीलदार ही है। कौन है? नायब तहसीलदार। क्लियर हो गया। अब आ जाओ और नीचे, उसके नीचे आता है अधिकारी कानूनगो। ये सब ऑफिस में बैठते हैं भाई, विधि से जुड़े हुए अधिकारी कानूनगो, सब विधि से जुड़े हुए काम संभालते हैं। अधिकारी कानूनगो बोलते हैं इनको, कानूनगो इसीलिए बोला जाता है इनको, अधिकारी कानूनगो। कानून का पूरा ख्याल रखते हैं ये लोग। सहायक अधिकारी कानूनगो, सहायक अधिकारी कानूनगो, और एक होता है फील्ड कानूनगो, एक होता है फील्ड कानूनगो, और होता है पेशी कानूनगो, पेशी कानूनगो। भाई हर व्यक्ति का अपना अपना काम है, सब अपने अपने काम को करते हैं, हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है। कृषि कानूनगो, और पटवारी जी। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर। एक चीज और याद रखना कि उपायुक्त रजिस्ट्रार का एक नाम होता है, उपायुक्त रजिस्ट्रार, ये याद रखना भी थोड़ा सा। उपायुक्त रजिस्ट्रार जो है ना, उपायुक्त रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का जो पद है ये उपायुक्त रजिस्ट्रार। जिले में पंजीकरण कार्य के लिए अधिकृत होता है, पंजीकरण कार्य के लिए जिम्मेदार। क्लियर हो गई। तो एक तो हो गया ये आपका। अब आ जाओ पटवारी जी पे। पटवारी जी के बारे में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, आसान है। ठीक है, पटवारी सबसे निचले स्तर का लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कार्मिक होता है। पटवारी जो है सबसे निचले स्तर पे, सबसे निचले स्तर पे निचले स्तर पर तथा महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है।
महत्वपूर्ण प्राधिकारी होता है। ठीक है, अब ये पटवारी जी को ऐसे क्या देख रहे हो भी सब लोग, आप उदास बैठे हुए हैं, क्योंकि आजकल सारा काम हो गया ऑनलाइन, और भ्रष्टाचार भी राजस्थान में जो है एसीबी फुल कंट्रोल कर रही है, तो सबको डर लगता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो तहसील है ना उसको पटवार सर्किल में बांट दिया जाता है। मतलब तहसील को बांटा जाता है किसमें, जो तहसील होती है, तहसील में लिख रहा हूं भी यहां, इस चित्र को बना लेना, तहसील को बांट दिया नीचे किसमें, तहसील को बांट दिया पटवार सर्किल क्षेत्र में। अब तहसील को बांट दिया पटवार सर्किल में, ठीक है, पटवार सर्किल हो गया, पटवार सर्किल बोलते हैं भी इसको। अब एक तहसील को कई पटवार सर्किल में बांट देते हैं, और हर पटवार सर्किल में कौन रख दिया, एक पटवारी रख दिया। ठीक है, और जो पटवार सर्किल है वो किससे मिलकर बना होता है, ये गांव से मिलकर बनता है। ये किससे मिलकर बनता है, ये गांव से मिलकर बनेगा। आगे बात समझ में, मतलब पटवार सर्किल ये गांव से मिलकर बनेगा, इस प्रकार से बनेगा ये, तो ये गांव होते हैं। आगे बात समझ में, ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है, 2 या 3 या 5 या 10 या जितने भी गांव हैं उनसे मिलकर बनता है। ठीक है, अब वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, उसका कोई जो है ये मत पूछना कि सर जनसंख्या कितनी होती है, इसमें कोई जनसंख्या वगैरह नहीं है, सब गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। पटवार सर्किल ये गांव में बांट दिया, और गांव पे कौन हो गया, पटवारी हो गया। क्लियर हो गया। तो मतलब ये करेगा कि इसमें क्राइटेरिया क्या होता है इसको बांटने का। ठीक है, पटवार सर्किल के निर्धारण में एक क्राइटेरिया थोड़ा सा होता है। पटवार सर्किल निर्धारण में भाई कोई गांव बड़ा होता है, कोई गांव छोटा होता है, कोई खेती की ज़मीन ज़्यादा होती है, कहीं खेती की ज़मीन कम होती है, कहीं पूरा ही बंजर होता है, कहीं कोई लोग खेती करते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करते, ऐसी मिट्टी के दौरे में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखा जाता है, एक तो खेतों की संख्या, खेतों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है कि खेतों की संख्या कितनी है। भाई ऐसा तो नहीं है कि पटवारी को कोई काम ही नहीं हो, खाली बैठा है पटवारी, 5 साल से पटवारी जी बैठे हैं, खाली हैं। खेतों की संख्या को, कृषि क्षेत्र कितना है, वास्तव में कृषि क्षेत्र कितना है, कृषि क्षेत्र हो गया, और राजस्व कितना आ रहा है, अनुमानित राजस्व, अनुमानित राजस्व, ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। क्लियर होगी बात, सिंपल है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और पटवारी की नियुक्ति कौन करेगा, राजस्व मंडल करेगा। ठीक है, राजस्व मंडल की ओर से। तो अगले पेज पे लिखते हैं नेक्स्ट। अच्छा आगे पेज है ही नहीं क्या, आगे पेज नहीं बचा अपने पास, चलो देखते हैं भी, पेज लेते हैं आगे, पेज लेना तो ज़रूरी है। तो हम एक पीछे का कोई पेज उठाकर जो है वो आगे लगा देते हैं। ठीक है, मिल गया पेज, चलिए। यहां पर जो है एक बात का ध्यान रखना, राजस्व मंडल द्वारा निर्मित नियमों के अकॉर्डिंग ही जिलाधीश जो वो नियुक्ति करता है। ठीक है, राजस्व मंडल के नियमों के अनुसार, राजस्व मंडल के नियमों के अनुसार आदेशों के अनुसार जिलाधीश नियुक्ति संपन्न करता है। ठीक है, नियुक्ति संपन्न करता है। मतलब भर्ती किसके द्वारा होती है, राजस्व मंडल के द्वारा, भर्ती राजस्व मंडल द्वारा। ठीक है, भर्ती
राजस्व मंडल द्वारा। क्लियर हो गया? दो प्रतियोगिता परीक्षा। उसके बाद में जो पटवारी का जो काम जुड़ा हुआ ना, वो सारा का सारा भू अभिलेख का काम है, टोटल का टोटल। पटवारी का जो भी काम है सारा भू अभिलेख संबंधी काम है, सारे के सारे भू अभिलेख तथा राजस्व इकट्ठा करना, राजस्व संग्रहण करना। मतलब फील्ड में जाने वाला व्यक्ति ये है। अब यहां पे फील्ड में जाने वाला व्यक्ति कौन है? पटवारी है। ठीक है, मतलब जमीनों से संबंधित जो भी भू अभिलेख है उनको रखवाने की जिम्मेदारी, भू अभिलेख संबंधी दस्तावेज, संबंधी दस्तावेजों का संरक्षण करना। ठीक है, और किसी भी प्रकार का जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी नक्शा है, ठीक है, जमीन से सारे इसमें आ जाएंगे, भू अभिलेख में आ जाएंगे, नक्शे वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो है गांव के क्षेत्रफल में जमीन की प्रकृति कैसी है, स्वामी कौन किसकी जमीन का है, फसल की स्थिति कैसी है, सिंचाई के साधन क्या क्या हैं, ये सारे कामों का विवरण तय करता है वो। ठीक है, मतलब सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन हो गया, फसल की स्थिति हो गई, सिंचाई के साधन, फसल की स्थिति। भाई आप पटवारी को देखते हो ज्यादातर फील्ड में, तहसीलदार को थोड़ी नहीं देखते हो। भूमि का स्वामित्व, भूमि की प्रकृति, भूमि की प्रकृति कैसी है, पहाड़ी है, रेतीली है, बालू है, दोमट मिट्टी है, खेती वाली है, गांव के क्षेत्रफल, गांव के क्षेत्रफल आदि के विवरण तैयार करना, आदि के विवरण तैयार करना। अब पटवारी जी की फोटो देख के क्या याद आया पता है? ये वाली फोटो देखकर एक बात याद आई कि पापा बताते थे कि पुराने टाइम में पटवारी जी क्या करते थे, गांव गांव घूम के गेहूं इकट्ठा करते थे और तूड़ी इकट्ठी करते थे। तूड़ी बोलते हैं जो गेहूं को निकालने के बाद जो भूसा बचता है उसकी बात है। तूड़ी जो पशु वगैरह को डाला जाता है हरे चारे में मिलाकर, वो इकट्ठा करते थे। और गांव के लोग ऐसे सोचते थे कि ये तो पटवारी जी का अधिकार है, इनको देना चाहिए अपने को। ठीक है, ये ऑथराइज्ड पर्सन है इस चीज़ के लिए, मतलब ये व्यक्ति अपनी सेवा में सदा तत्पर, तो इस व्यक्ति के लिए। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब इस तरह की कोई भी जो है आउटर प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए जो है पटवारी जी आप देख रहे हो आराम से बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी से बिल्कुल एकदम। तो ऐसा होता था, रियल बात है ये। आप पूछना अपने, आप आज ही पूछना अपने पापा से पूछना, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, बहुत सारी बातें आपको सीखने की मिलेगी, आपको सारी बातें बताएंगे वो, देखना आप। तो लोग बिल्कुल देते थे, खुश होकर देते थे। नहीं 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 जी पटवारी जी, अरे तो क्या है, अरे थोड़ा 10 किलो फालतू ले जाओ गेहूँ, क्या क्या है, अरे क्या, एक ही बात है, सब आपका ही तो है, ले जाओ। और अब 100 रुपये भी रिश्वत नहीं चलती है, और अगर चल भी जाती है तो अगले दिन अखबार में क्या आता है कि 100 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया पटवारी, काले घेरे में पटवारी, और फिर जांच करते अधिकारी, ऐसे आता है फिर। तो यहां पर राजस्व इकट्ठा करने का मुख्य जो दायित्व है, जमीनी स्तर पर राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व, जमीनी स्तर पर राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व इकट्ठा करने का
दायित्व। जैसे मान लो किसी, वही सेम बात होगी पुलिस डिपार्टमेंट वाली बात, किसी एरिया में अपराध बढ़ रहा है, मान लो कोई ऐसा खास क्षेत्र है जहां अपराध बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा और घटनाएं हो रही है रोज, अखबारों में मीडिया सर्कस बन गया तगड़े वाला, ठीक है। एसपी साहब को ऊपर से आदेश आया, एसपी ने बोला किसको, एएसपी को, एएसपी बोले डीएसपी को, डीएसपी जी बोले सीआई को, सीआई पे दबाव आया ज़्यादा, सीआई ने बोला किसको, एसआई को, बोले क्या कर रहे हो, कांस्टेबल लगाओ वहाँ पे, फील्ड में क्या कर दिए, उस एरिया में कांस्टेबल तैनात कर दिए गश्त के लिए रात को दिन में। तो फाइनली व्यवहार में काम कौन कर रहा है, जो नीचे है वही काम करेगा, ठीक है। करने का दायित्व पटवारी का होता है, ठीक है। बट आजकल तो ऑनलाइन हो गया तो ये सब दायित्व खत्म हो गए, पटवारी का होता है। ठीक है, मतलब तहसील मुख्यालय में जमा करवाता है रे। और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि सरकार द्वारा दिया गया राजस्व इकट्ठा करना होता है, ठीक है। तय निर्धारित राजस्व इकट्ठा करना, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है कि थोड़ा मैं भी लपेट लूं, ठीक है। तय निर्धारित राजस्व इकट्ठा करना। तो आजकल तो कोई भी बात होती है तो सबसे पहले लोग क्या मांगते हैं, रसीद मांगते हैं किसी भी चीज की, कि कोई भी पैसे ले रहे हो रसीद दोगे नहीं दोगे, रसीद पक्का काम होता है। तो इस तरह से आजकल जो है ये पटवारी जी के काम हो गए। और ये हो गया आपके पटवारी जी, कहानी ख़त्म और टॉपिक ख़त्म। और अब इस टाइम आपका टाइम भी हो गया है करीब 4:40 के आसपास टाइम हो गया आपका। तो ये हो गया पटवारी और आज हमने इस टॉपिक को कर दिया ख़त्म। अब अपन लोग आगे पढ़ेंगे, जो भी आयोग वगैरह है ना उनके बारे में पढ़ेंगे, जितने भी आपके आयोग है राजस्थान में उनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, मिलते हैं वापस, तब तक के लिए कल से कोशिश करते हैं लाइव आने की, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं वापस, तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे हमदम को जय हिंद और जय भारत। खुश रहो, मस्त रहो, ईश्वर आपको कामयाबी दे हर तरह की। ओके, थैंक यू।